ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज से हमने स्टार्ट करना है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो काम अपना सेम ही रहेगा। पहले फोल्डर क्रिएट करना है, देन उसको वी एस कोड के अंदर ओपन करना है। जो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा वो मैं आपको समझाता हूँ क्या डिफरेंस है। सो दिस इज़ डे 25 एंड लेट्स ओपन दिस इन विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये तो अभी तक सभी को आ गया होगा कि वी एस कोड में किसी किसी भी फोल्डर को कैसे ओपन करना है। एंड अब इसके अंदर में क्या करना है। अब देखो, जो हम HTML एंड CSS पढ़ रहे थे, तो HTML एंड CSS में क्या था, मैं जब CSS में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मुझे HTML की फाइल चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं JS यूज़ करना चाह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ, तब भी मुझे एक HTML की फ़ाइल की नीड होगी। अब वो क्यों होगी? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ, तीन चीज़ें हमने कहा था स्टार्टिंग में: HTML, CSS एंड JS। HTML किस लिए यूज़ करते हैं हम? वेबसाइट का बेसिकली स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, जो कि हमने देखा कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे चाहिए, कौन सा टैग आपको यूज़ करना है अपने वेबसाइट के अंदर, बेसिकली क्या क्या चाहिए आपको, टेक्स्ट चाहिए, इमेज चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने पढ़ा था CSS की जो एलिमेंट्स अभी तक आपने बना लिए हैं, जो स्ट्रक्चर अभी तक आपने बना लिया है, टू स्टाइल द स्ट्रक्चर। जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो इमेज है, जो टेक्स्ट है, उसके बैकग्राउंड कलर या फिर जो भी आपको करना है, बॉर्डर वगैरह, वो हम करते हैं CSS की हेल्प से। तीसरी चीज़ है जावास्क्रिप्ट, जो कि हमारा आ गया लॉजिक वाला पार्ट, कि जैसे मेरे पास बटन तो है और बटन को मैंने स्टाइल भी कर दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लू रेड जो भी करना है वो भी कर दिया है। ओह, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। अभी विजिबल है स्क्रीन? ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी है, HTML एंड CSS। HTML की यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चर के लिए, जैसे आपको पता ही है। दूसरी चीज़ हो गई हमारी CSS, उस स्ट्रक्चर को स्टाइल करने के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट होता है लॉजिक के लिए। जैसे अगर मैं एक HTML की फाइल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, index.html, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेट से बटन बना लेते हैं। जैसे बटन के लिए बटन टैग आपको पता ही है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लिक मी। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर, वेबसाइट का स्ट्रक्चर। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए वेबसाइट के अंदर, तो HTML की हेल्प से बटन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। CSS की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, इस चीज़ को स्टाइल कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को, इस बटन को स्टाइल कर सकते हैं कि बटन बैकग्राउंड कलर पर्पल फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा, अब इसका बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाएगा। तो HTML CSS की हेल्प से तो हम ये कर सकते हैं। बट इस बटन पे क्लिक करने से भी कुछ होता नहीं है। तो ये जो लॉजिक वाला पार्ट है वो हम करते हैं किससे, जावास्क्रिप्ट से। जैसे बटन पे क्लिक करने से मान लो कि एक इमेज यहाँ पे शो हो रही है बटन पे क्लिक करने से, या फिर बटन पे क्लिक करने से कोई दूसरा पेज, ये तो हम कर सकते हैं ऐसे भी। जैसे हमारा एक फॉर्म है, तो फॉर्म अभी तक हम सिर्फ बना रहे थे, फॉर्म को स्टाइल कर रहे थे, लेकिन उस फॉर्म को बना के हम एक्चुअल में सबमिट कैसे कर सकते हैं, या फिर उस पर जो डेटा है उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, ये सारा पार्ट कहाँ पे आया, लॉजिक के अंदर आया। तो ये सारा काम होगा किससे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो बहुत ध्यान से देखना है चीज़ों को। तो जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करना है, सभी को समझ में आ गया कि वाई यूज़ जावास्क्रिप्ट। HTML CSS की नीड क्यों थी ये तो हमें पता ही है। अब JS की नीड क्या है, सभी को पता है। एंड जावास्क्रिप्ट का शॉर्टकट है JS, J मीन्स जावा, स्क्रिप्ट मीन्स S। एंड जावा एंड जावास्क्रिप्ट में दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। कितना डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दो वर्ड्स हैं, कार एंड कारपेट। अब इसी तरीके से जावा एंड जावास्क्रिप्ट है। अब कार एंड कारपेट में आपको पता है ज़मीन आसमान का अंतर है, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना ही अंतर जावा एंड जावास्क्रिप्ट में भी है। तो अगर कोई आपसे कहे कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट सेम है, तो उसके मुंह में दो आने से आपको कोई संकोच नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ है जावास्क्रिप्ट। हम क्या सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, जावा नहीं सीख रहे, ओके। सो जैसे मैंने फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया ही हुआ है, अब हम क्या करेंगे, JS की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। या फिर JS की फ़ाइल क्रिएट करने से पहले मैं नोट्स के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। सो रिकैप वगैरह आपको पता ही है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था। HTML स्ट्रक्चर, CSS डिज़ाइन, JS बिहेवियर, बिहेवियर लॉजिक जो भी आप कह सकते हो। सो क्लिक अ बटन एंड समथिंग हैपन, जो मैंने आपको बताया कि एक बटन पे क्लिक करने से कुछ हो, वो किसके हेल्प से होगा, JS की हेल्प से। फॉर्म वैलिडेशन, शोइंग एन एरर मैसेज। मान लो आप एक फॉर्म क्रिएट करते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक इनपुट बटन क्रिएट करता हूँ, सॉरी इनपुट टैग, और यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे इसका एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर, एंटर योर एज, ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा जैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर योर एज।
अब मान लो किसी ने एंटर योर एज में ये डाल दिया और सबमिट कर दिया, तो अभी ऐसा कोई हमारे पास चेक नहीं है कि मैं इस चीज़ को चेक कर पाऊँ कि किसी ने सही एज डाली है या फिर कुछ भी रैंडम चीज़ इसमें लिख दिया। तो ये चीज़ हम किसकी हेल्प से करेंगे, जेएस की हेल्प से। एंड अ काउंट डाउन टाइमर, आपको एक काउंट डाउन बनाना है। जैसे काउंट डाउन टाइमर क्या होता है, जैसे 5 मिनट का काउंट डाउन लगवाना है, तो वो भी हम बना सकते हैं किसकी हेल्प से, जेएस की हेल्प से। अब डार्क मोड होता है जैसे वेबसाइट्स में, जैसे अगर हम जाएंगे किसमें जा सकते हैं, गीक्स फॉर गीक्स में चलता है। जैसे इसमें आई गेस डार्क मोड एंड लाइट मोड का टॉगल होगा, या फिर कोई भी वेबसाइट हो जिसको आप डार्क मोड एंड लाइट मोड दोनों में, जैसे ये बटन आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये लाइट मोड हो गया, और जैसे मैं फिर क्लिक करता हूँ तो क्या हो गया, डार्क मोड हो गया। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फैचिंग एंड डिस्प्लेइंग लाइव वेदर डाटा, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, वेदर सर्च किया आपने जैसे, तो आपकी सिटी का वेदर आ जाएगा। तो ये वेदर किस तरीके से आप फैच कर सकते हो, वैसे तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है वेदर वगैरह, बट ठीक है। डेटा को फैच करना हम कह सकते हो, तो उसमें हम थोड़ी 2-3 क्लासेस बाद चलेंगे उसके ऊपर, बट लॉजिक वाला पार्ट, ओके। सो पहली चीज़ तो हाउ टू कनेक्ट जेएस। अब जेएस का कोड क्या रहेगा, अलग रहेगा, जैसे एचटीएमएल का कोड अलग रहता है, सीएसएस का अलग है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड भी अलग होगा, ओके। अब जिस तरीके से आप एचटीएमएल लिखते हो उसी तरीके से सीएसएस तो आप लिखते नहीं है, सीएसएस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है लिखने में, सिंटैक्स दूसरा रहता है, उसी तरीके से इसमें भी वही चीज़ है। सो 3 वेज सेम पैटर्न एज सीएसएस। अब सीएसएस को अटैच करने के 3 तरीके हमने देखे थे, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सेम 3 तरीके यहाँ पर भी हैं, ओके। पहला हो गया इनलाइन, नेवर डू दिस। तो इनलाइन आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत बेकार प्रैक्टिस मानी जाती है। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे हमने एक बटन बनाया, ये जैसे मेरा बटन है, इसके ऊपर मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने लिखा ऑन क्लिक, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ऑन क्लिक। उसके बाद अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, ये आपको समझाऊंगा मैंने क्या किया यहाँ पे। एंड जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस बटन के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा कि हेलो, जो मैंने वहाँ पे लिखा था इस तरीके से हेलो लिख के आ रहा है। तो ये जो मैंने अलर्ट लिखा, अलर्ट क्या होता है बेसिकली, सब इस चीज़ को भी समझ ही लो कि अलर्ट क्या होता है। अलर्ट आपको दिखाई देगा, जो बहुत सारी वेबसाइट्स आप यूज़ करते हो, कई बार कैसा दिखाई देता है आपको, इस तरीके से एक पॉपअप दिखाई देगा कि दिस वेबसाइट इज़ दिस, या फिर जो भी आपको दिखाना है उस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं अलर्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे आया, मैंने लिखा है यहाँ पे ऑन क्लिक अलर्ट, कि आपको क्या करना है, अलर्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, अलर्ट के अंदर आपको एक मैसेज देना पड़ेगा। मैसेज के अंदर मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया हेलो, तो अब क्या होगा, इस बटन के ऊपर जो भी कोई क्लिक करेगा उसको दिखाई देगा हेलो, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अलर्ट। तो ये तो हो गई हमारी क्या, इनलाइन सीएसएस, जिसको आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है। दूसरी हो गई इंटरनल सीएसएस, ओके फॉर क्विक टेस्ट। अगर आपको कोई क्विक टेस्ट करना है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो किसको, इंटरनल सीएसएस को। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने स्टाइल टैग यूज़ किया है उसी तरीके से आप स्क्रिप्ट टैग भी यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट के अंदर हमारी एक चीज़ होती है कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, थोड़ा सा वेट करो, भी आपको समझाता हूँ कंसोल डॉट लॉग क्या होता है। बेसिकली मैं जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग हे दे। अब जैसे HTML का कोड होता है ना कि ये एक टैग मैंने बना दिया, CSS का कोड होता है इस तरीके से स्टाइल लिख दी, उसी तरीके से JS का कोड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये क्या है, कंसोल क्या है, डॉट लॉग क्या है, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी इस अलर्ट यूज्ड इन कुकीज़, अलर्ट यूज्ड इन कुकीज़, नहीं, कुकीज़ और अलर्ट दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कंसोल डॉट लॉग हे देयर। बेसिक इसका काम क्या होता है ना, कंसोल डॉट लॉग का, स्क्रीन के ऊपर जो भी आपने इसके अंदर लिखा वो प्रिंट करवाना, ठीक है। जो भी आपने इसके अंदर लिखा, हे देयर जैसे मैंने लिखा, उसको स्क्रीन में प्रिंट करवाएगा। अब इस स्क्रीन में प्रिंट नहीं करवाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग की जो 2-3 क्लासेस करेंगे उसमें हम इस पेज के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे जेएस के हेल्प से। जैसे ये तो मैंने कर दिया, ये चेंज तो मैं कर सकता हूँ, बट इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चेंजेस हम नहीं करेंगे यूजिंग जेएस फॉर स्टार्टिंग 2-3 डेज। उसके बाद हम इस पेज के अंदर आएंगे। तो आउटपुट आपको देखना कहाँ है इसका, जब मैंने जेएस लिखी तो इसका आउटपुट देखेंगे कहाँ हम। इसके लिए आपको अगेन डेवलपर टूल्स ओपन करने हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स वाला आपको दिख रहा है, इसके साइड में दिख रहा होगा आपको कंसोल। तो जितना भी मैं जावास्क्रिप्ट लिखूँगा वो सारी जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट आएगा वो कहाँ आएगा, अभी कंसोल में, ठीक है। जैसे मैं कंसोल पे जाऊँगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, हे देयर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैंने कंसोल डॉट लॉग हे देयर। तो वो इस कंसोल के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा अगर आप सही से कर रहे हो तो। अब मुझे नीचे सही नहीं लगता है, मुझे साइड में सही लगता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 डॉट्स और ये लास्ट वाला सेलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अब
हे देयर लिखा हुआ। इस पेज के अंदर अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, अगेन आपको बता रहा हूँ। जो भी काम होगा मेरा कहाँ होगा, कंसोल के अंदर। कंसोल के अंदर कैसे जाना है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, देन कंसोल, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जो भी कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखता हूँ वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता है। स्क्रीन क्या है अभी हमारी स्क्रीन अभी के लिए ये कंसोल ही है, ठीक है। इस कंसोल से बाहर नहीं जाएंगे। तो इस स्क्रीन के अंदर अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप यूज़ करोगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। उसके अंदर जो भी मैसेज आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ जावास्क्रिप्ट का कोड, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख दिया हे देयर अगेन, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा हे देयर अगेन। अब ये अनडिफाइंड क्या लिख के आ रहा है इसको छोड़ दो, बट यहाँ पे लिख के आ रहा है हे देयर अगेन। जो भी मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखता हूँ वो मेरा स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। तो अभी के लिए आपकी स्क्रीन कौन रहेगी, ये नहीं आपकी स्क्रीन, अभी आपकी स्क्रीन है ये कंसोल वाला पार्ट, ओके। तो ये दो तरीके क्लियर हैं आपको, इनलाइन एंड इंटरनल जेएस, या फिर किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? ये सारी चीज़ें मैं आपको अगेन समझाऊंगा कि कंसोल क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग क्या होता है। अब ऐसे जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कंसोल डॉट लॉग, लॉग मतलब प्रिंट करवाना, कंसोल के ऊपर लॉग करवाना। कंसोल हमारा क्या था, ये रहा मेरा कंसोल, कंसोल के ऊपर लॉग करवाना, कंसोल के ऊपर चीज़ों को प्रिंट करना। और जावास्क्रिप्ट आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एचटीएमएल आपकी मार्कअप लैंग्वेज है, सीएसएस आप स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हो। और जो अगला तरीका है एक्सटर्नल, ऑलवेज यूज दिस, ठीक है। हमेशा आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है, एक्सटर्नल सीएसएस वाला। जैसे हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करते हैं तो उसी तरीके से हम एक्सटर्नल जेएस यूज़ करेंगे। तो जेएस फाइल बनाने के लिए हमारा एक्सटेंशन क्या होगा, कोई बता सकता है? जैसे एचटीएमएल के लिए डॉट एचटीएमएल है, सीएसएस के लिए डॉट सीएसएस है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के लिए क्या होगा, डॉट जेएस। एग्जैक्टली क्या होता है, डॉट जेएस। तो एक नई फाइल बना लेता हूँ। और एचटीएमएल के लिए हम जनरली लिखते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, सीएसएस के लिए हम लिखते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस, और स्क्रिप्ट के लिए हम जनरली लिखते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस। नाम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट एक अच्छा नाम माना जाता है आपका स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब जैसे इसके अंदर मैं कुछ कोड लिख देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग हे देयर फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, कि मैं एक नई फाइल से क्या कर रहा हूँ, कंसोल पे प्रिंट करवा रहा हूँ कुछ। तो यहाँ पे आएंगे और पेज को एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। चलो, तो कंसोल में मुझे दिखना चाहिए क्या, हे देयर फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ हे देयर लिख के आ रहा है। कौन सा वाला, ये इंटरनल वाला, जो मैंने इंटरनल के अंदर लिखा था सिर्फ वही दिख रहा है, ये एक्सटर्नल वाला नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, कोई बता सकता है? लिंक, ओके। और कोई कि क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है कि जो मैंने इंटरनल सीएसएस के अंदर लिखा है वो तो मुझे दिख रहा है आउटपुट पर, बट जो एक्सटर्नल सीएसएस है, सॉरी जेएस है, वो मैंने उसका आउटपुट यहाँ नहीं दिख रहा है। कंसोल डॉट लॉग अगर यहाँ पे ये काम करता है तो सेम काम यहाँ पे भी होना चाहिए ना। लिंक नहीं है, एग्जैक्टली, नो कनेक्शन बिटवीन द फाइल्स। एग्जैक्टली, इन दोनों फाइल्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। ये फाइल एचटीएमएल फाइल अपने आप में अलग फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल अपने आप में एक अलग फाइल है। इस फाइल को नहीं पता कि इसके साइड में एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस भी ओपन है या फिर एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस एग्जिस्ट करती है। इसको बताना पड़ेगा। बताएंगे कैसे? जैसे सीएसएस के लिए लिंक टैग यूज़ होता है, इसके लिए स्क्रिप्ट टैग यूज़ होता है। कौन सा होता है? स्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का एक एट्रीब्यूट होता है एसआरसी, ठीक है, स्क्रिप्ट एसआरसी स्क्रिप्ट डॉट जेएस। जैसे आप इंटरनल के लिए यूज़ करते हो ना स्क्रिप्ट टैग, वही वाला स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट, उसके अंदर आप जेएस भी लिख सकते हो, और उसी स्क्रिप्ट टैग से आपको क्या करना है, उसको लिंक भी करवाना है। इंटरनल जेएस लिख रहे हो तो इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखोगे, एक्सटर्नल जेएस लिख रहे हो तो अगेन सेम स्क्रिप्ट टैग यूज़ होगा, बस एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज़ होगा जिसका नाम है एसआरसी। की फाइल का नाम क्या है? तो हमारी फाइल का नाम क्या है? स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब इस एचटीएमएल को पता है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस एग्जिस्ट करती है, वहाँ से हमें क्या लेके आना है? जेएस को लेके आना। तो अब यहाँ पे दिखाई देगा आपको हे देयर फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है स्क्रिप्ट डॉट जेएस। जैसे यहाँ पे लिखा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल 13, यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट डॉट जेएस 1, ये होता है लाइन नंबर। 13 और 1 क्या है? लाइन नंबर। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की 13 लाइन पे आओ आप, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये रही 13वीं लाइन, क्या लिखा है? कंसोल डॉट लॉग हे देयर। तो ये बता रहा है कि ये वाली चीज़ कहाँ से प्रिंट हुई। उसी तरीके से कह रहा है स्क्रिप्ट डॉट जेएस 1, मतलब स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फर्स्ट लाइन से ये आउटपुट आ रहा है। तो ये कंसोल पे क्या लिख के आ रहा है ये भी समझ में आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको कनेक्ट करवाना है। और एक इसमें एट्रीब्यूट और होता है जिसका नाम है डेफर।
तो डेफर क्या होता है, बेसिकली टेल्स द ब्राउजर टू लोड द जेएस फाइल आफ्टर द एचटीएमएल इज पास्ड, विदाउट जेएस रन्स बिफोर एचटीएमएल एग्जिस्ट नथिंग वर्क्स, ऑलवेज यूज डेफर। इसका मतलब क्या हुआ, अब कई बार क्या होता है ना, जैसे अभी तो हम सिर्फ जेएस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए, बट अल्टीमेटली आपको जेएस यूज़ कहाँ करनी है, एचटीएमएल पेज के अंदर। और ये मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस कहाँ लिख रहा हूँ, इस एचटीएमएल से पहले, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, एचटीएमएल से पहले मैं कह रहा हूँ कि जेएस की फाइल को लोड कर दूँ, एचटीएमएल से पहले ही लोड कर दूँ, और यूज़ भी कहाँ कर रहा हूँ, एचटीएमएल के ऊपर। देखो अब एचटीएमएल से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस को ले आता हूँ, और एचटीएमएल अभी तक लोड नहीं हुई। तो अगर मैं कोई चेंज करता हूँ इस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इस एचटीएमएल में, क्योंकि अभी तक लोड ही नहीं है, तो चेंज नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम होगी। तो इस डेफर का मतलब होता है कि पहले एचटीएमएल को लोड होने दो, उसके बाद स्क्रिप्ट डॉट जेएस को आप लोड करवाना, क्योंकि हमारा गोल क्या है, इस एचटीएमएल को चेंज करवाना है, या फिर इस एचटीएमएल के अंदर ऑपरेशंस करना है, किसकी हेल्प से, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के बाद हमेशा लोड करवाना होता है, किसके बाद, एचटीएमएल के बाद। इसलिए आप लिखते हो यहाँ पे डेफर। अगर डेफर नहीं लिखोगे तो क्या होगा, इससे पहले आपकी स्क्रिप्ट डॉट जेएस लोड हो जाएगी, किससे पहले, एचटीएमएल से पहले। तो इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम एचटीएमएल में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ हम कंसोल पे फोकस्ड है। बट गुड प्रैक्टिस क्या है कि आपको यूज़ करना है डेफर। क्लियर, कोई डाउट किसी का यहाँ तक, एनी डाउट्स कि किस तरीके से लिंक करना है, या फिर डेफर क्यों यूज़ करना है, डेफर डिफर जो भी बोलते हैं, इसका नाम प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो मेरा, बट डेफर या डिफर में से कुछ बोलते होंगे, डिफर तो नहीं होगा ऑब्वियसली। रिपीट, ओके, क्या रिपीट करना है बताओ। देखो 3 तरीके हैं जेएस को यूज़ करने के। पहला तरीका इनलाइन, जैसे हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, सॉरी जैसे हम सीएसएस यूज़ करते हैं इनलाइन। तो जैसे एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक अलर्ट हेलो, और ये अलर्ट मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ, अलर्ट हे देयर, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड है अलर्ट, तो मैंने लिख दिया अलर्ट हे देयर। और यही सेम चीज़ मैंने कहाँ लिखी है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मतलब कि इस बटन के ऊपर जब क्लिक होगा, जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑन क्लिक मतलब कि जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तब आपको अलर्ट दिखाना है या फिर कुछ करना है। तो अब क्या होगा, जैसे इस पेज के ऊपर आओगे आप, आपको दिखेगा यहाँ पे हे देयर। ये हे देयर कहाँ से आया, क्योंकि ये जेएस की फाइल लोड होगी, और जेएस की फाइल के अंदर लिखा है मैंने अलर्ट, कि आपको दिखा देना है सबसे पहले अलर्ट। तो जैसे ही कोई पेज को रिफ्रेश करके आएगा उसे सबसे पहले दिखेगा हे देयर, उसके बाद जो आपकी बाकी चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी। और सेम चीज़ मैंने इस बटन के ऊपर कर दी कि जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तब आपको दिखाना है ये वाला अलर्ट। तो पहला तरीका जावास्क्रिप्ट को लोड करने का क्या है, इनलाइन, कि आप इनलाइन जेएस लिख दो, लाइन के अंदर ही लिख दो डायरेक्टली, टैग के अंदर। ठीक है, दूसरा तरीका है हमारा क्या, इंटरनल सीएसएस, सॉरी इंटरनल जेएस। इंटरनल जेएस क्या होता है, आप स्क्रिप्ट टैग यूज़ करो, जैसे स्टाइल टैग होता है उसी तरीके से स्क्रिप्ट टैग यूज़ करो, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जेएस का कोड लिखो। ये जेएस का कोड है कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग मतलब कि कंसोल के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट करवाना है। जैसे ये हमारा कंसोल है, इसको हम बोलते हैं कंसोल। अभी तक हम जितनी भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे अगले कुछ 2-3 दिन तक, उसका सारा का सारा आउटपुट आपको देखना है कहाँ पे, कंसोल के ऊपर। कैसे जाएंगे कंसोल में, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, यहाँ तक तो आपको पता ही है कैसे जाता है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सेकंड वाले पे, कंसोल पे। जो भी आप लिखोगे उसका आउटपुट आएगा यहाँ पे। अब देखो इंटरनल जेएस के अंदर मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग हे देयर। तो कंसोल डॉट लॉग का काम होता है कि कंसोल के ऊपर चीज़ों को प्रिंट करवाना। तो जो भी आप इसके अंदर लिखोगे हे देयर जैसे मैंने लिखा, तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे हे देयर। तो 2 तरीके तो ये हो गए। तीसरा हो गया सबसे बेस्ट तरीका जो है हमारा, कि एक्सटर्नल जेएस आप यूज़ करो, एक सेपरेट फाइल बना लो और उसको इससे लिंक कर दो। मैंने बनाई एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस, उसके अंदर कुछ कोड लिखा जेएस का और उसको लिंक करवा दिया। लिंक कैसे, अगेन वही सेम स्क्रिप्ट टैग, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, अब मैं इसके अंदर कोई भी कोड नहीं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, कोई भी कोड नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसको एक एट्रीब्यूट की हेल्प से क्या करूँगा, फाइल का नाम बता दूंगा कि src script डॉट जेएस। ये एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर सारा का सारा कोड पड़ा हुआ है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया डेफर। तो डेफर क्यों यूज़ किया, कोई बताएगा। और हिमांशु आपको समझ में आ गया अभी कि क्या अभी तक हमने पढ़ा, यस और नो। ओके, तो ये डेफर एट्रीब्यूट से क्या होता है बताओ, एनीवन। डेफर एट्रीब्यूट से क्या होता है, जब मैंने इस फाइल को लिंक किया तो मैंने यहाँ पे लिखा डेफर, ऐसा क्यों किया मैंने, एनीवन, व्हाट इज़ द रीज़न। इसके बिना भी मेरा काम हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिना डेफर एट्रीब्यूट यूज़ किए काम हो सकता है, बट स्टिल आई यूज डेफर। वाई, किसी को नहीं पता। अगर डेफर यूज़ नहीं करेंगे तो एचटीएमएल जेएस से पहले लोड होगा। ठीक है,
थोड़ा सा आपने HTML एंड JS को आगे पीछे कर दिया, JS HTML से पहले लोड हो जाएगा। डेफिनेट एट्रीब्यूट टेल्स द ब्राउजर टू डाउनलोड अवर जावास्क्रिप्ट फाइल इन द बैकग्राउंड। एग्जैक्टली, तो क्या करना है आपको, JS से पहले, सॉरी HTML से पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल को लोड नहीं करवाना है, पहले HTML को लोड होने देना है, उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट को लोड करवाना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अल्टीमेटली JS हम कहाँ यूज़ करेंगे, HTML के अंदर ही यूज़ करेंगे, तो पहले HTML को लोड हो जाने दो, उसके बाद JS को यूज़ करेंगे। ओके, कोई डाउट किसी का, फटाफट 0 और 1। सभी लोग बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट, फटाफट 0 1। बहुत बढ़िया, तो अब चलते हैं आगे। क्रिएट स्क्रिप्ट डॉट JS एड वन लाइन, जैसे हमने लिखा, ये अलर्ट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिखा हे देयर फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, और यहाँ से मैं इस स्क्रिप्ट टैग को हटा देता हूँ, या फिर कमेंट कर देते हैं। कमेंट आपको पता ही है, कोड के अंदर रहेगा, बट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। तो यहाँ पे लिख के आ गया हे देयर फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। अगर यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है कि चीज़ें सही से काम कर रही हैं। और अभी HTML की स्क्रीन के अंदर नहीं देखना है, सिर्फ देखना है तो कहाँ, कंसोल के अंदर। ओके, सो ओपन ब्राउजर, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल टैब, जो मैंने आपको बताया। दिस इज अ मैसेज दैट्स देयर फर्स्ट JS आउटपुट। तो ये आपका क्या है, जावास्क्रिप्ट का पहला आउटपुट है। Spend a minute on the console, tell them this is their best friend for next 14 days, everything they want to check, test or debug goes here। जो मैंने आपको बताया कि अगले कुछ दिनों तक आपको सिर्फ यहीं पे काम करना है। तो अगले कुछ दिन क्या, जब तक आप JS सीखोगे तब तक आपको इस चीज़ के बारे में पता होना ही चाहिए, इसको आप यूज़ करोगे ही करोगे हमेशा, ऑब्वियस सी बात है। सो अगली चीज़ है वेरिएबल्स। अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एकदम जा रहे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, किसी ने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है? जावास्क्रिप्ट से पहले किसी ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, और कौन सी पढ़ी है ये भी बताओ, दोनों चीज़ें। C and C++, ग्रेट, C++, ठीक है। तो C and C++ जैसे आपने पढ़ी है, तो आपको वेरिएबल्स के बारे में पता है किसी को कि व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होता है? कोई बता सकता है कि वेरिएबल्स क्या होता है? व्हाट आर वेरिएबल्स, एनीवन? कोई बताना चाहेगा? अब C and C++ पढ़ी है तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी वेरिएबल्स ही होती है। वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स दैट कंटेन वैल्यूज। एग्जैक्टली, वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होता है? कंटेनर्स बेसिकली डब्बे होते हैं। जैसे मान लो आपका घर में किचन है, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं वहाँ पे। शुगर हो सकती है, चाय हो सकती है, चीनी हो सकती है, जैसे चीनी तो हो गई ना ऑलरेडी, दाल हो सकती है, आटा हो सकता है। तो इनको आप कहाँ रखते हो? अलग अलग कंटेनर्स में रखते हो। डब्बे होते हैं आपके पास मल्टीपल, एक डब्बा चीनी के लिए हो गया, एक चाय के लिए हो गया, और एक दाल के लिए हो गया, एक आटे के लिए हो गया, या फिर एक पानी के लिए हो गया। इसमें आप किसी डब्बे में पानी भी तो रखोगे ना, वाटर, इसमें दाल चीनी जो भी आपको रखना है, इस तरीके से। तो ये बेसिकली कंटेनर्स हैं, और ये कंटेनर्स क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ आइटम अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल्स का भी सेम आइडिया है। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स विच कंटेन्स वैल्यूज़। क्या करते हैं ये? वैल्यूज़ अपने अंदर स्टोर करवाते हैं। विच कंटेन्स एनी वैल्यू, कोई वैल्यू उनके अंदर स्टोर होगी। जैसे ये हमारे कंटेनर्स हैं, नॉर्मल कंटेनर जो डब्बे होते हैं, उनके अंदर कोई वैल्यूज़ होती हैं। उसी तरीके से वेरिएबल्स भी हमारे क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं। A named storage location in the computer's memory used to hold a data value that can be modified during program execution. वाह, named storage location that holds a value or data, ठीक है, एग्जैक्ट, सभी लोगों ने सही बताया एकदम। तो क्या होते हैं? बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर कोई वैल्यू आप स्टोर करवाते हो। अब वैल्यू स्टोर क्यों करवानी है? देखो, अब वैल्यू स्टोर हमें क्यों करवानी है? कोई भी अगर आप एलिमेंट देखते हो, या फिर मान लो आपको एक फॉर्म ही सबमिट करवाना है, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एंटर योर एज है, मैंने अपना नाम डाला यहाँ पे, उसके अंदर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये वैल्यू जब कहीं पे स्टोर्ड होगी तभी तो आप इसको बाद में डेटाबेस में स्टोर करोगे। अब वैल्यूज़ कहाँ स्टोर होती है? अल्टीमेटली तो डेटाबेस में ही स्टोर होती है। तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए पहले ये जावास्क्रिप्ट के पास जाएगी।
ऐसा नहीं कि हम उड़ के सीधे डेटाबेस में चले जाएगी, पहले जावास्क्रिप्ट के पास जाएगी, देन यहाँ से जाएगी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे क्या कर पाए, इस वैल्यू को वो होल्ड कर पाए अपने पास या फिर स्टोर कर पाए कहीं पे। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं वेरिएबल, कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करने वाली चीज़ें हमारी हो गई वेरिएबल्स। ओके, सो 3 वेज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। तो पहली चीज़ तो वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल बेसिकली जैसे ये हमारा एक डब्बा है, इस डब्बे का नाम मैंने रख दिया कि दाल, इसके अंदर सिर्फ दाल आएगी। इसका नाम रख दिया मैंने चाय, कि इसके अंदर सिर्फ चाय आएगी। तो इन डब्बों के कुछ ना कुछ नाम हो गए। अब यहाँ पे फिजिकली तो हम कोई बॉक्सेस लेके आ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उन बॉक्सेस का सिर्फ नाम लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल टू मोहित, तो नेम मेरा एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। नेम क्या हो गया, मेरा वेरिएबल हो गया। कैसे बनाते हैं हम, नेम हमारा वेरिएबल है, मोहित उसके अंदर कंटेंट है। जैसे चाय हमारा डब्बा है, चाय उसके अंदर जो आप स्टोर कर रहे हो वो उसका कंटेंट है। सेम थिंग यहाँ पे, नेम हमारा वेरिएबल है, मोहित उसके अंदर वैल्यू है। अब ये डबल कोट्स क्यों लगाने हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। और बीच में आपको इक्वल लगाना है, इससे क्या होगा कि नेम की वैल्यू मोहित हो गई। इस चीज़ से ये पता चलता है, ठीक है, कि नेम की वैल्यू मोहित हो गई। ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट वेरिएबल कि नेम की वैल्यू क्या होगी, मोहित होगी। या फिर एज मैं लिख देता हूँ 60, तो एज की वैल्यू क्या हो गई, 60 होगी। तो एज हमारा एक कंटेनर हो गया, उसकी वैल्यू 60 हो गई। या फिर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, तो पाई नाम का एक वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3.14 हो गई, ठीक है। तो कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो इस तरीके की वैल्यूज। तो इनको हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स का बेसिक आइडिया सभी को समझ में आया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, यस और नो। वेरिएबल्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं, क्या होते हैं एंड क्यों होते हैं। अब क्रिएट करना तो बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल लगा के उसके अंदर क्या स्टोर करना है वो बता देना है। और इस तरीके कोई भी आप कैरेक्टर या फिर नाम वगैरह स्टोर करवा रहे हो तो डबल कोट्स आपको यूज़ करने ही करने हैं, ठीक है। ये क्यों यूज़ करना भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो अब इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। अभी तक तो मैंने ऐसे कर दिया कि डायरेक्ट नेम एज पाई इस तरीके से मैंने कर दिया। बट आप जब सी एंड C++ यूज़ कर रहे होगे या फिर जिसने नहीं भी किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है कि अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर्स क्या होता है, नंबर्स बेसिकली, तो आपको लिखना पड़ता है इंट n इज़ इक्वल टू 10। इस तरीके से लिखना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है एक्सप्लिसिटली कि ये एक इंटीजर है, इस तरीके से करना पड़ता है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। जावास्क्रिप्ट क्या बोलता हूँ इसको, लूजली टाइप लैंग्वेज, ठीक है, लूजली टाइप लैंग्वेज। तो इसमें इतना ज़्यादा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। जैसे आप देख रहे होगे C++ में क्या होता है, आपको ये सेमीकॉलन्स की बड़ी वैल्यू होती है वहाँ पे, कि अगर मैं सेमीकॉलन्स नहीं लगाऊंगा एंड में तो प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे एरर्स आने लगते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लूजली टाइप लैंग्वेज। तो इतना ज़्यादा उसमें कोई एरर आते नहीं है, अगर मैं सेमीकॉलन लगाऊँ या फिर ना लगाऊँ कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं इसको। अब है क्या बेसिकली कि 3 तरीके हैं यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के। वो तो सेम ही रहेगा आपका कॉन्सेप्ट कि वेरिएबल का नाम, बट 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। और अगर आपको यहाँ पे किसी चीज़ को कमेंट करना है तो कमेंट करना बहुत आसान है, आगे से आप 2 स्लैश लगा दो बस। इससे क्या होगा, ये आपके पेज के अंदर तो रहेगा बट कोई भी यहाँ पे एरर नहीं आएगा। एरर किस तरीके से दिखाई देता है, अगर मान लो मैं कुछ भी रैंडम चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इससे क्या होगा, एक एरर आएगा। कहाँ आएगा एरर, कंसोल के अंदर आएगा। यहाँ पे लिख रहा होगा, देखो, अनकोड सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉन्स्ट एट दिस script.js 7th लाइन। तो script.js की 7th लाइन पे आओ, देखो वो कह रहा है यहाँ पे एक एरर है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक एरर है, अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉन्स्ट, कि यहाँ पे आपने जो कॉन्स्ट लिख दिया इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एरर। अब मैं इसके बाद जैसे कुछ लिख देता हूँ, console.log हे देयर, तो इसके बाद आप जितनी भी चीज़ें लिखोगे उसमें भी एरर आएगा, उससे आगे कुछ भी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो पहले आपको 7th लाइन का एरर फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद आगे जो लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो एरर नहीं लाना है, बट ये कोड मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं डबल स्लैश लगा दूँगा। इससे क्या होगा, कमेंट हो जाएगा और उसके आगे की चीज़ें भी हमारी एग्जीक्यूट होंगी। कमेंट क्या होता है, बेसिकली कोड के अंदर वो चीज़ रहेगी, बट अगर यहाँ पे कुछ मैंने कुछ भी लिख दिया है और वो मैंने गलत लिखा हुआ है तो एरर नहीं आएगा। ये 3 चीज़ें हैं हमारी, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो ये आप कह सकते हो कि आप
किस तरीके की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो उसको बताने के लिए हम 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं, वेयर, लेट एंड कॉन्स। तो सबसे पुराना तरीका तो हमारा वेयर है, ठीक है, और इसमें लिखा भी हुआ है कि ओल्ड वे अवॉइडेड। तो वेयर तो आपको कभी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, वेयर आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं यूज़ करना है, इसके अंदर हम आएंगे कभी ना कभी, बट अभी के लिए इतना समझो कि वेयर यूज़ नहीं करना है। और तरीका क्या है वेरिएबल बनाने का, सबसे पहले आपको लिखना है वेयर, वैसे तो नहीं लिखना है। उसके बाद जो हम पहले कर रहे थे कि वेरिएबल का नाम इक्वल्स लगा के वेरिएबल की वैल्यू, इस तरीके से, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, बट ये पुराना तरीका है, इसको अवॉइड करते हैं हम। क्यों अवॉइड करते हैं, कुछ क्लासेस बाद में आपको समझाऊंगा, बट वेयर यूज़ नहीं करना है। बाकी यहाँ से यहाँ तक तो अभी हमने करके ही दिखाया था कि नेम इज़ इक्वल टू मोहित, बस आगे से हमने वेयर लगा दिया। ये क्यों लगाया, इसको छोड़ दो, इसको यूज़ करना ही नहीं, बट पता होना चाहिए। दूसरा तरीका है लेट, यूज़ व्हेन वैल्यू विल चेंज। अब जैसे आपने यहाँ पे इसके अंदर कोई वैल्यू रखी, दाल के अंदर कोई वैल्यू, या फिर दाल के अंदर आपने दाल ही रखी मान लो। अभी आपने कोई दाल रखी है, दाल ए रखी है मान लो, तो कल को दाल ए हटा के दाल बी भी हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपको पता है कि इस बॉक्स के अंदर कोई दूसरी वैल्यू भी आ सकती है, इस बॉक्स के अंदर कोई दूसरी वैल्यू भी आ सकती है कल के दिन। तो उस केस में आपको यूज़ करना है लेट, ठीक है। तो लेट मैंने यहाँ पे जैसे लिखा दाल, और इसके अंदर मैंने दाल स्टोर कर दी दाल ए, इस तरीके से। लेट क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे पता है कि इस दाल नाम के वेरिएबल के अंदर कल को कोई दूसरी दाल भी आ सकती है, और वेरिएबल का नाम सिर्फ यही है, ठीक है, दाल। लेट क्या है हमारा, लेट ये बता रहा है कि इस दाल नाम के वेरिएबल की वैल्यू कल को चेंज भी हो सकती है। ओके, चेंज कैसे करेंगे, अब चेंज करने के लिए अगेन ऐसा नहीं लिखना है कि लेट दाल फिर से ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको बस चेंज कर देनी है अगली बार वैल्यू। अगर इस दाल की वैल्यू चेंज करनी है तो ऐसे अगेन चेंज कर दो, दाल इज इक्वल टू, अब मैंने इसके अंदर रख दी दाल बी, इस तरीके से। लेट कब यूज़ करना है, जब आपको पता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। पता कैसे करेंगे कि चेंज हो गई वैल्यू, तो इस वेरिएबल को प्रिंट करके देख लो। प्रिंट कैसे करेंगे, वही सेम चीज़, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग मतलब प्रिंट करना वैल्यू। अब किसी वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है ना, तो उस वेरिएबल का नाम लिख दो यहाँ पे, बेसिकली इस पैरेंथेसिस के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख दो। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने दाल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, और ये लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। पहले फर्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर दूसरी लाइन पे, फिर थर्ड लाइन पे, ऐसे एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने लिखा लेट दाल इज इक्वल टू दाल ए और कंसोल डॉट लॉग दाल, तो इसमें क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा बताओ, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। और आउटपुट सिर्फ तभी आएगा जब आप कंसोल डॉट लॉग लिखोगे। बाकी आप कितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखते चले जाओ, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जब तक कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं आया। दाल ए दाल बी क्या प्रिंट होगा बताओ। और एक चीज़ ध्यान में रखना, मैंने कहा था लाइन बाय लाइन चलेगा एग्जीक्यूशन, ऐसा नहीं कि फर्स्ट लाइन के बाद सीधे 15वीं लाइन पे आ गया। सभी लोग बताओ एक बार, ट्राई तो करो कम से कम, क्या आउटपुट आएगा। इससे होता क्या है, बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। सिर्फ 2 लोग बता रहे हैं, बाकी लोग बताओ फटाफट। इससे होगा क्या, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। मैं इतना पूछ रहा हूँ कि दाल ए प्रिंट होगा, दाल बी प्रिंट होगा, ए देखते हैं चलो। तो क्या प्रिंट हुआ, दाल ए। ए क्यों प्रिंट हुआ, मैंने आपसे कहा था कि एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन चलेगा, पहले फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन, इस तरीके से। तो 11वीं लाइन पर हमारा एग्जीक्यूशन हुआ, दाल नाम के वेरिएबल के अंदर दाल ए स्टोर हुआ, और लेट लिखने से पता चल गया जावास्क्रिप्ट को कि इस दाल नाम के वेरिएबल की वैल्यू बाद में चेंज भी हो सकती है। उसके बाद मैंने दाल को प्रिंट करवा दिया, बट अभी तक तो दाल की वैल्यू दाल ए ही है ना, अभी तक चेंज थोड़ी हुई है। 11 से 12वीं लाइन पे आया कुछ नहीं था, 13वीं लाइन पे आ गया, तो अभी तक दाल की वैल्यू चेंज हुई नहीं हुई, वो तो हुई 15वीं लाइन पे चेंज। मैंने प्रिंट कहाँ करवा दिया, 13वीं लाइन पे। तो 15 पहले आता है, 13 पहले आता है, 13 पहले आता है, तो पहले दाल ए प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे दाल बी की दाल की वैल्यू चेंज कर दी, दाल इज इक्वल टू दाल बी कर दिया। अब मैं अगर प्रिंट करूँगा दाल की वैल्यू, वेरिएबल सेम है, ठीक है, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल ये दोनों सेम है, ठीक है। वेरिएबल सिर्फ एक बार डिक्लेयर करना है कि लेट दाल, यहाँ पे दाल नाम का वेरिएबल बन गया। अगर अगेन आप ऐसा लिख रहे हो कि दाल इज इक्वल टू दाल भी, इसका मतलब हो गया कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, उस डब्बे में जो था कंटेंट वो चेंज होगा। तो अब 2 बार चीज़ें प्रिंट होंगी, क्योंकि 2 बार कंसोल डॉट लॉग लिखा है। तो अगले बार में प्रिंट होगा दाल बी, क्योंकि इससे पहले क्या हो गया, 15वीं लाइन पे दाल नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू थी वो चेंज होकर हो चुकी है दाल बी। तो अब यहाँ पे प्रिंट होगा दाल बी। ये क्लियर है सभी को यहाँ पे क्या हुआ, या फिर क्लियर नहीं है बताओ। फटाफट सभी लोग बताओ एक बार, क्लियर है या फिर नहीं है।
और अभी तो आपको लग रहा होगा सिर्फ कंसोल पे हम काम कर रहे हैं, HTML के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, बट जब HTML के अंदर काम करेंगे यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, वेरिएबल हो गया, जो पढ़ेंगे बेसिकली। हाँ, जितने प्रिंट करोगे उतने ही आएंगे, जितनी बार कंसोल डॉट लॉग लिखोगे उतनी बार वहाँ पे आएगा। 2 बार कंसोल डॉट लॉग लिखा, 2 बार आ गया। अच्छा, एक कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे भी तो लिखा है, ये वाला क्यों नहीं आया आउटपुट में कि हे देयर फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, और ये ग्रीन सा भी हो रखा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? कमेंट, एग्जैक्टली। तो जिसको आप कमेंट कर दोगे वो आउटपुट में नहीं आएगा, कोड के अंदर रहेगा बट आउटपुट में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, तो लेट सभी को समझ में आ गया। अब अगर वैल्यू चेंज करनी है तो ऐसा नहीं करना है, अगेन बता रहा हूँ कि दोबारा आपने ऐसा लिख दिया लेट दाल इज इक्वल टू दाल भी, इसमें एरर आ जाएगा। यहीं पे रेड हो गया, इसको बोलते हैं हम स्क्विगलीज, इसको हम बोलते हैं क्या, स्क्विगलीज। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा एरर कि अनकॉर्ड सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर दाल हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि एक बार डिक्लेयर हो चुका है, कितनी बार डिक्लेयर करोगे? ठीक है, तो दो वेरिएबल्स हम सेम नाम के नहीं बना सकते। अगर एक वेरिएबल का नाम दाल है तो उसकी वैल्यू बस चेंज हो सकती है, उसको दोबारा डिक्लेयर आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, हमने कहा था 3 तरीके, एक हो गया वेर, यूज़ नहीं करना है, लेट हमने यूज़ कर लिया। कॉन्स्ट क्या है? यूज़ व्हेन वैल्यू वोंट चेंज। लेट कब था कि वैल्यू चेंज होगी, कॉन्स्ट कब यूज़ करना है जब वैल्यू चेंज नहीं होगी। इन दोनों को मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ। तो वेरिएबल बनाने का तरीका तो वही रहेगा कि मान लो मेरी कंट्री जो है इंडिया है, और फिलहाल तो कुछ सालों के लिए चेंज होने वाली है नहीं, तो मुझे पता है कि ये चेंज नहीं होगी, तो ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। बट अच्छा तरीका क्या है कि आप बता दो किसकी वैल्यू चेंज होगी या फिर नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं होगी, तो नहीं होगी तो आगे से कॉन्स्ट लिख दो बस। वेरिएबल का नाम कंट्री ही रहेगा, वेरिएबल का नाम कॉन्स्ट कंट्री नहीं हो जाएगा, वेरिएबल का नाम सिर्फ कंट्री रहेगा। कॉन्स्ट मतलब ये हो गया कि इस कंट्री नाम की वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसा कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था, कंट्री इज इक्वल टू US कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? जैसे ही आप ये करोगे और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि कांस्टेंट वेरिएबल में आप असाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। कांस्टेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। लेट होता तो हो जाता, लेट वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर आपने आगे से कॉन्स्ट लिख दिया तो इसका मतलब है नहीं हो सकता ऐसा। ओके, तो कॉन्स्ट मतलब वैल्यू फिक्स्ड और लेट मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है। तो लेट एंड कॉन्स्ट में समझ आया डिफरेंस? और बिना इसके भी हो सकता है काम, ऐसा नहीं है कि ये लिखना ही लिखना है। जैसे मैंने लिखा नम इज इक्वल टू 70, तो कोई एरर नहीं आएगा इसमें, देखो। बट अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप यूज़ करो लेट एंड कॉन्स्ट का। अब क्योंकि कल को आप अगर कहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो ऐसा है नहीं कि आप सिर्फ आप ही आप हो उसमें काम करने के लिए, हज़ारों लाखों लाइन्स का JS का कोड होगा, तो उसमें ज़रूर क्रूशियल हो जाती हैं चीज़ें। कि मान लो कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया कि क्रूशियल थिंग, कि बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको कभी भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे कमेंट भी डाल देते हैं डोंट चेंज इट। और ये फाइल मैंने आपको दे दी, मान लो 100 लाइन बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी बंद हो गई, आपने चेंज कर दिया इसको, आपको पता नहीं था, आपने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसकी वैल्यू आपने कुछ ऐसी कर दी, तो कोई एरर आएगा? नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। वहीं पे अगर आपने इसको कॉन्स्ट कर दिया होता, ये कमेंट डालने से अच्छा आपने इसको कॉन्स्ट कर दिया होता, तो एरर आ जाता है यहाँ पे कि असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ओके, तो इसलिए लेट एंड कॉन्स्ट को यूज़ करना है। ठीक है, ग्रेट। यूज़ कॉन्स्ट बाई डिफॉल्ट इज टू लेट ओनली व्हेन यू नो द वैल्यू नीड्स टू चेंज। अब आपको पता ही है कि कॉन्स्टेंट लेट कब यूज़ करना है, तो ये आपको पता ही है। सो नेमिंग रूल, वेरिएबल्स का नाम क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो पहले वैलिड वेरिएबल नाम की बात करते हैं कि क्या क्या वैलिड है, किस किस नाम के वेरिएबल्स आप बना सकते हो। तो जैसे अभी तक हमने बनाए हैं, ये वेरिएबल आपका वैलिड है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे लिखना है फर्स्ट नेम और यहाँ पर लिख दिया मोहित जैसे, तो ये वैलिड नहीं है, स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्पेस नहीं होनी चाहिए, नो स्पेस इन वेरिएबल नेम। यहाँ पे स्पेस है ना, अभी देखो ये HTML फाइल को मैं हटा ही देता हूँ अभी। यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा, फर्स्ट और नेम के बीच में स्पेस है, ये स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर एक साथ होगा कोई एरर नहीं है, बट अगर स्पेस हो गया तो एरर है। तो स्पेस हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है कैमल केस, इस तरीके से। फर्स्ट जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखना है, ये भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक अच्छी हैबिट आप कह सकते हो, इसको हम बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस मतलब जैसे अगर 2 वर्ड्स हैं कि माई और नेम,
माई नेम, ये दो वर्ड है। कैमल केस में क्या बन जाएंगे, माई नेम, कि जो अगला हमारा करेक्टर है वो कैसा हो जाएगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। कैमल केस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैमल की तरह दिखाई देता है। कैमल कैसा होता है, ऊँट कैसा होता है, आगे से छोटा, देन इस तरीके से ग्रेजुअली बड़ा होता है, फिर छोटा हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैमल केस। और अगर मान लो इसको आपको कैमल केस में कन्वर्ट करना है, माई नेम इज़, तो ये कैसा दिखाई देगा, माई नेम इज़। तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, किसमें, कैमल केस में। और जावास्क्रिप्ट में जनरली आप कैमल केस ही यूज़ करते हो। और बाकी जब ये होती हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे। जस्ट अ सेकेंड, केसेस इन जेएस, ये तो ये वाला केस आ गया। जस्ट अ सेकेंड, लाइक कैमल केस, कैमल केस है, पास्कल केस है, स्क्रीमिंग स्नेक केस है, स्नेक केस है, कबाब केस है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली हम यूज़ कौन सा करेंगे, ये वाला कैमल केस, कि हर लेटर का पहला करेक्टर कैपिटल होगा हर वर्ड का, लेकिन जो पहला होगा वो छोटा रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि ये भी बड़ा कर दिया, ये नहीं करना है, ये स्मॉल ही रहेगा, बाकी आपका जो हर लेटर वो कैपिटल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, कैमल केस। बट मेन पॉइंट क्या है कि वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेस दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये वैलिड है, बट स्पेस वैलिड नहीं है। ये क्लियर सभी को कि वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं आ सकता, ये सुन लो। बहुत बढ़िया। और क्या नहीं कर सकते, और अच्छा क्या क्या कर सकते हो ये बता देता हूँ पहले मैं आपको। ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। अंडरस्कोर भी लगा सकते हो बीच में, या फिर जितने अंडरस्कोर चाहो उतने अंडरस्कोर लगा सकते हो, ये भी वैलिड है। ये नहीं कर सकते हो, ये वैलिड नहीं है कि आपने बीच में हाइफन लगा दिया, ठीक है, ये भी वैलिड नहीं है। जहाँ पे आप गलत करोगे आपको स्क्विगलीज दिखाई देंगे, इसको हम बोलते हैं स्क्विगलीज, जो नीचे रेड रेड दिखाई दे रहा है, तो हाइफन भी नहीं लगा सकते, ये माइनस वाला साइन, ठीक है। और क्या नहीं कर सकते हैं, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, कि फर्स्ट नेम ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये भी पॉसिबल है। और ये नहीं कर सकते कि वेरिएबल का नाम आपने नंबर्स में लिख दिया, ये भी इनवैलिड है, नंबर का नाम नहीं हो सकता। लेकिन ये वैलिड है, सॉरी ये भी इनवैलिड है कि 2 3 लिखा उसके बाद आपने लिख दिया फर्स्ट नेम, ये भी इनवैलिड है। वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नंबर से एंड हो सकता है, ये आप कर सकते हो कि फर्स्ट नेम 1 2 3, ये वैलिड है। लेकिन वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर से एंड हो सकता है, फर्स्ट नेम 1 2 3, बट 1 2 3 फर्स्ट नेम वैलिड नहीं है, ठीक है। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है कि ऐसा हो सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि लेट अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, ये भी वैलिड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है वेरिएबल का नाम, और किससे स्टार्ट हो सकता है, डॉलर से भी स्टार्ट हो सकता है, आई गेस डॉलर वाला जो साइन रहता है, ये भी वैलिड है। और क्या कर सकता है, एंड से स्टार्ट हो सकता है, एंड से भी स्टार्ट हो सकता है, आई गेस नॉट श्योर, एंड से नहीं हो सकता, देखो एरर आ गया यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल नेमिंग, कि क्या वेरिएबल का नाम हो सकता है, क्या वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है बेसिकली। और क्या है इसके अंदर, हाँ ये भी नहीं कर सकते हो। कुछ होते हैं यहाँ पे रिजर्व्ड कीवर्ड्स, अगर आप सर्च करोगे जेएस रिजर्व्ड कीवर्ड्स, कुछ चीज़ें तो रिजर्व्ड हैं, जैसे जैसे ये लेट है, लेट पहले से यहाँ पे बनाया था किसी ने, कंसोल डॉट लॉग किसी ने बनाया था पहले से ही, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि लेट और फिर से लेट लिख दिया, इसके अंदर कुछ स्टोर कर रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं, लेट कॉन्स्ट इज इक्वल टू दिस, ये भी गलत हो जाएगा। ये होते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड, जैसे लेट एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, कॉन्स्ट एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप सर्च करोगे जेएस रिजर्व्ड कीवर्ड्स तो बहुत सारे कीवर्ड हैं, देखो ये इतने सारे जो वर्ड्स हैं इनको आप यूज़ नहीं कर सकते, जो जितने भी आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं,
पूरी लिस्ट है यहाँ पे, ये यूज़ नहीं हो सकते। देखो बहुत सारी वैल्यूज है। कैन वेरिएबल नेम एंड विद एंड, नॉट श्योर। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो आपको करने चाहिए, नहीं कर सकते। देखो स्क्विगली आ गया वहाँ पे, नहीं कर सकते। बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आप खुद से करो। और क्या है हमारा यहाँ पे, ये क्लियर है सभी को कि वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, यस और नो? फटाफट, किसी का कोई डाउट इसमें सभी लोग बता दो एक बार। क्या ये सभी को क्लियर है कि वेरिएबल का क्या नाम हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। अगली चीज़ है बेसिक डेटा टाइप्स। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली, आज सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, बाकी कल इसके अंदर डीप डाइव करेंगे। अब जैसे मैंने आपको ये बॉक्सेस दिखाए थे, ये दाल का हो गया, चाय का हो गया, वाटर का हो गया। क्या जो दाल का डब्बा होगा वो वाटर के लिए यूज़ किया जा सकता है, या फिर पानी के डब्बे में दाल डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। तो हर डब्बे की अपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, अपना अलग अलग काम है। तो किस बॉक्स के अंदर किस तरीके की वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप्स, कि किस वेरिएबल के अंदर किस तरीके की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं। जैसे दो वेरिएबल्स है मेरे पास, एक ए नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने 1 2 स्टोर किया। एक बी नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने अपना नाम स्टोर करवाया। एक सी नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने पाई की वैल्यू स्टोर करवा दी, इस तरीके से। तो क्या ये तीन की तीन वैल्यू सेम है, या फिर एक और बना दिया, लेट डी इज इक्वल टू -45। वैसे तो नंबर सी है दोनों सेम, इसको हटा दो चलो। लेकिन क्या ये तीन वैल्यू सेम है? क्या ये तीन वैल्यू सेम है, एक जैसी हैं? ये सुन लो, बताओ फटाफट। ए बी सी एक जैसी है या फिर अलग अलग है? नहीं है, अलग अलग है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा लेट डी इज इक्वल टू हे। अब बताओ बी और डी एक जैसे हैं या फिर अलग अलग हैं? सिर्फ मैं डेटा की बात कर रहा हूँ जो उसके अंदर मैंने स्टोर करवाया है। बी और डी सेम है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एक वर्ड स्टोर किया, इसके अंदर भी एक वर्ड स्टोर किया। उसके अंदर क्या है वो अलग बात है। अब पानी के अंदर आप जैसे एक वाटर आपने जिसके अंदर स्टोर किया, जिस बॉक्स के अंदर, उसके अंदर आप एक कोल्ड ड्रिंक भी स्टोर कर सकते हो। उसी तरीके की चीज़ें हैं। एग्जैक्टली क्या स्टोर किया उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, बट किस तरीके का कंटेंट स्टोर कर रहे हैं उसके ऊपर जा रहे हैं। जैसे लेट ई करते हैं, ई के अंदर मैंने 789 स्टोर कर दिया, तो ए एंड ई भी सेम है, सेम तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो किस किस तरीके की वैल्यूज़ आप स्टोर करवा सकते हो उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। क्या बोलते हैं? डेटा टाइप्स। ओके, तो किस किस तरीके के डेटा टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे पास, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो कोई भी अगर आपको वर्ड स्टोर करवाना है, कोई भी कैरेक्टर स्टोर करवाना है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे अगर आपको अपना नाम स्टोर करवाना है, लेट फर्स्ट नेम, इस तरीके का एक पहले से बना रखा है क्या मैंने? चलो देखते हैं, अगर बना हुआ होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे मोहित। फर्स्ट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं पे, तो कहाँ एग्जिस्ट करता है? ओके, ये रहा, इसको कमेंट कर देते हैं। तो जो भी मैं कोई वर्ड अगर स्टोर करवाना है मुझे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि डायरेक्टली मैंने अपना नाम लिख दिया। इस चीज़ का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है? इसमें एरर आना चाहिए, इसमें एरर आना चाहिए। देखो, अनकॉट रेफरेंस एरर, मोहित इज़ नॉट डिफाइंड, कि आपने क्या लिख दिया है यहाँ पे, क्या स्टोर करवाना चाह रहे हो इसके अंदर, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट को पता नहीं है। अगर मैं वहीं पे इसको डबल कोट्स के अंदर स्टोर करवा दूँ इस तरीके से, तब जावास्क्रिप्ट इसको स्टोर कर सकता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। कौन सा डेटा टाइप हो गया? स्ट्रिंग हो गया हमारा। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आपकी एक स्ट्रिंग है, अगर सिंगल कोट्स में करते हो, ये भी आपकी एक स्ट्रिंग ही है, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। ये बेसिकली डेटा टाइप्स हैं कि किस तरीके का डेटा है। तो अगर आप कोई वर्ड स्टोर करवा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, जब भी कोई वर्ड स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है? और वर्ड हमेशा सिंगल या फिर डबल कोट्स में स्टोर हो गया, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। अगला है नंबर। जैसे C++ में तो इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, यहाँ पे सिर्फ एक होता है नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 90, तो ये हो गया एक नंबर। कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.12, ये भी एक नंबर है।
ये डेटा टाइप है बेसिकली। ओके, एक हो गया स्ट्रिंग, एक हो गया नंबर, उसके अलावा क्या है हमारे पास बूलियन। बूलियन जैसे आप आंसर 0 और 1 में करते हो ना, कि समझ नहीं आया तो 0, समझ आया तो 1। तो ये जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, इसको हम बोलते हैं बूलियन वैल्यूज़। तो बूलियन वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेट कि कोई बंदा पास हुआ या फिर नहीं हुआ, इज़ पास, तो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इसको हम बोलते हैं बूलियन, कि दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। लेट इज़ फेल इज़ इक्वल टू फॉल्स, दो वैल्यूज़ हो सकती हैं सिर्फ, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इसको हम बोलते हैं बूलियन वैल्यूज़। अगर अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो कल इसके ऊपर और जाएंगे हम, बट बेसिक आइडियाज़ कि किस किस तरीके की वैल्यूज़ आप स्टोर कर रहे हो, या फिर जो स्टोर कर रहे हो तो उसका डेटा टाइप क्या है। तो अगर आपने कहीं पे इस तरीके का कोई वर्ड स्टोर किया तो उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। कहीं पे आपने ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करवाया तो उसका मतलब क्या है कि वो एक बूलियन डेटा टाइप की वैल्यू है। कहीं पे आपने इस तरीके से नंबर से स्टोर करवाए तो उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है। एक होता है नल। मान लो आपने क्रिकेट खेला, आपने कोई रन नहीं बनाया, तो आप इस तरीके से रख सकते हो नल। इसका डेटा टाइप ही नल है, कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। या फिर एक और होता है हमारा अनडिफाइंड। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि लेट एड्रेस, किसी से आपने एड्रेस पूछा, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, बस इतना छोड़ दिया, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, कि वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। जितना कोड मैंने अभी तक लिखा है उसमें कोई एरर नहीं आएगा, देखो, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया नंबर, ये हो गया बूलियन, ये हो गया नल, और ये हो गया अनडिफाइंड। जिस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू नहीं होती उसको बोलते हैं अनडिफाइंड। क्लियर सभी को कि किस तरीके का डेटा आप स्टोर करवा रहे हो, उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। और 3-4 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास, इसके अलावा भी होते हैं, बट मेन ये है। ओके, लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसका डेटा टाइप नंबर है, इसका डेटा टाइप बूलियन है, बट मेरे कहने से क्या होता है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करने के लिए आपके पास एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ। टाइप ऑफ क्या है हमारा, एक कह सकते हो फंक्शन है। टाइप ऑफ क्या करता है, बताता है कि डेटा टाइप क्या है किसी भी वेरिएबल का। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि टाइप ऑफ स्पेस लगा के फर्स्ट नेम, कि जो फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, तो इससे क्या होगा, इसका टाइप प्रिंट हो जाएगा। कहाँ प्रिंट हो जाएगा? कंसोल में। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि कुछ भी प्रिंट करवाना है तो उसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर रखना है, ठीक है। बिना कंसोल डॉट लॉग के अंदर रखे कुछ नहीं होगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, फिर स्पेस लगा के फर्स्ट नेम, कि इस फर्स्ट नेम नाम के वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो क्या है। तो ये कहेगा स्ट्रिंग, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रिंग। तो इससे मैंने कंफर्म कर लिया। अगेन मैं पूछ लेता हूँ कि लास्ट नेम का डेटा टाइप क्या है, तो फिर से स्ट्रिंग आएगा, देखो। सिमिलरली पूछ लेते हैं किसका, एज का, तो क्या आएगा, नंबर। उसी तरीके से पाई का भी पूछ लेते हैं कि पाई का डेटा टाइप क्या है, तो पाई का भी नंबर आएगा। इस पास का पूछ लेते हैं, इस पास का क्या है, बूलियन। इस फेल का भी बूलियन आएगा। और स्कोर का पूछ लेते हैं, स्कोर का क्या आना चाहिए, नल, लेकिन नल नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा ऑब्जेक्ट। ये क्यों आता है? ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ वियर्ड चीज़ें हैं जो कि आगे हम समझेंगे, बट नल का जो डेटा टाइप आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये थोड़ा सा वियर्ड है, ठीक है, इसको छोड़ो। उसी तरीके से एड्रेस का भी देख लेते हैं कि एड्रेस का डेटा टाइप क्या है, अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड। तो डेटा टाइप होता क्या है सभी को समझ में आ गया, एंड डेटा टाइप चेक कैसे करना है ये सभी को समझ में आ गया। होता क्या है अलग चीज़ है, कंफर्म करना अलग चीज़ है। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हमारा क्या बचा, ठीक है, ये स्ट्रिंग कंकेटेनेशन वगैरह है, इसको हम कल ही देखेंगे। अब कोई डाउट किसी का?